उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। हर बार की तरह इस बार का बजट भी खास है और इसमें कई चीजें पहली बार हुई हैं, जैसे कि यह बजट अनुमान पहली बार 1 लाख करोड़ के पार हो गया है। इसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया जा रहा है, तो 2 तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। आज ही उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी का 2025-26 का बजट पेश किया है, जो 8 लाख करोड़ का है। और इससे पहले 4 फरवरी को बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम का बजट पेश किया गया था, जो 74,366 करोड़ रुपए का था, यानी कि उत्तराखंड के बजट का करीब 3/4। ये ठीक है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि ये एक नगर निगम ही है। ये तुलनात्मक आंकड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि बजट के साइज से आर्थिक तरक्की या सबके विकास को नहीं तोला जा सकता है। बजट की खास बातें बताएं, इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आर्थिक सर्वेक्षण की भी। गुरुवार 20 फरवरी को विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.83% थी, जो वित्त वर्ष 24-25 में 6.61% रहने का अनुमान है। यानी कि 30 मार्च को खत्म होने जा रहे वित्त वर्ष में ये घटी हुई दर्ज होगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 से 24-25 में जीडीपी में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 11.11% बढ़ गई है। हालांकि उत्तराखंड के आम आदमी की समृद्धि बढ़ी हो, ऐसा नहीं दिखता। ऐसे में लगता यही है कि चंद लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है और उसकी वजह से औसत आमदनी बढ़ गई है। अब बात बजट की। जैसा कि सरकार ने बताया है, उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया है। अवस्थापना निर्माण के तहत पूंजीगत परिव्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 14,763.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना 146 करोड़ रुपए की है। उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड के लिए 1 करोड़ रुपए रखे गए हैं और असम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा UIIDB यानी कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को हरिद्वार ऋषिकेश के विकास के लिए सलाह देने, जिसे परामर्शी सेवाएं कहा जा रहा है, यानी कि कंसल्टेंसी के लिए 168.33 करोड़ रुपए देने का प्रावधान ये बजट करता है। लेकिन इसी बजट में गैरसैंण में आधारभूत संरचना के विकास के लिए मात्र 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गैरसैंण विकास परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुदान के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। कुल मिलाकर गैरसैंण के नाम पर 25 करोड़ रुपए आए हैं। शायद इससे हरिद्वार ऋषिकेश बनाम गैरसैंण को लेकर सरकार के इरादे साफ हो जाते हैं। सूचना विभाग द्वारा जारी की गई हाइलाइट्स के अनुसार यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए आगामी बजट में 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि भू कानून के लिए बजट में कोई प्रावधान हो ऐसा हमें नहीं दिखा। किसानों के लिए या यूं कहें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए जिस योजना में सबसे बड़ा प्रावधान है वो है ट्राउट प्रोत्साहन योजना में। इसमें 146 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये बाकी सभी योजनाओं के लिए किए गए 316 करोड़ रुपए के आधे से कुछ ही कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य में ट्राउट पालन की सचमुच में इतनी संभावना है। महिला कल्याण के लिए जो 321.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उनमें से अकेले नंदा गौरी योजना के लिए 157.84 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य में बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए 2 चरणों में 62,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है और विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब अंत में कुछ आंकड़ों पर एक नजर। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, का है और ये है 46.7%।
राज्य में ज़मीनों की खरीद फरोख्त करने वाले यानी कि प्रॉपर्टी डीलर्स भी इसी क्षेत्र में आएंगे। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्री सेक्टर का नंबर आता है, जिसका योगदान राज्य की जीडीपी में 43.45% का है। और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर का है, जो सिर्फ 9.8% है। राज्य में कृषि भूमि जिस तेजी से कम हो रही है, उसे देखते हुए अगले साल ये और कम हो जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए।